जिसमें कि और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम, जहां भारत टैक्स 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 में एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिवसीय ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और उससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक ये सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक है। इस 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत आज हो रही है, जो 29 फरवरी तक की जाएगी और इसमें 3500 से अधिक प्रदर्शक, 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। और भारत टैक्स 2024 के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 29 फरवरी तक चलेगा। 3500 से अधिक प्रदर्शक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 100 से अधिक भागीदार इसमें शामिल होंगे अलग अलग देशों के। 3000 से अधिक खरीदार होंगे और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद इस कार्यक्रम से की जा रही है। वस्त्र क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा ये आयोजन और कैसे वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक ग्लोबल चेन को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी ये कार्यक्रम आधारित है। इस आयोजन के दौरान 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई गई है और इन समझौता ज्ञापनों के हस्ताक्षर के साथ कैसे वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा, इस वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भारत टैक्स 2024 का नाम दिया गया है। यहाँ टैक्स का अर्थ है टेक्सटाइल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित है भारत का टैक्स 2024 और इसके शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कुल 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और सरकार द्वारा समर्थित भारत टैक्स 2024 व्यापार और निवेश के दोहरे स्तंभों पर आधारित है और इसमें स्थिरता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के 100 से ज़्यादा पैनलिस्ट इस क्षेत्र के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक डिस्कशन किए जाएंगे, जिससे कैसे कपड़ा क्षेत्र का विस्तार हो, भारत का कपड़ा क्षेत्र में निवेश बढ़े और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5F की विजन है उसको और विस्तार मिले। भारतीय वस्त्र विरासत, स्थिरता और साथ ही वैश्विक डिजाइन जैसे विभिन्न विषयों पर फैशन प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी और प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 विजन के तहत ध्यान दिया गया है फाइबर पे, फैब्रिक पे, फैशन पे और साथ ही फार्म से लेकर फॉरेन पे। तो ये संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को ये जो कार्यक्रम है वो कवर करता है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम 4 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। आज से इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी नजर आए।
साथ में केंद्रीय मंत्री दर्शना दरजोश उनके साथ और अधिकारी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रदर्शनी के बारे में और जानकारी देते हुए नजर आए। वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ 4 दिनों तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा, जिसमें 100 से ज़्यादा देश भाग ले रहे हैं। 65 से ज़्यादा ज्ञान जो सत्र हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन पर आधारित है ये कार्यक्रम। और हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, आपसे कुछ देर बाद वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल, भावना, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एग्जीबिशन सेंटर में, आप देख सकते हैं अपने टीवी पे जो एग्जीबिशन सेंटर की कुछ झलकी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे जो एग्जीबिशन सेंटर में आए हैं, ये भारत टेक्स 2024 है। यहाँ पे करीब 100 से ज्यादा ग्लोबल पैनलिस्ट आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 300-350 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हैं, 300 से ज्यादा खरीद के लोग हैं और 100 से ज्यादा लोग कंट्री से लोग, देशों से लोग आए हैं अलग अलग अपने बिजनेस को लेके आने के लिए, अपने जो बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है उसको दिखाने के लिए। और अहम चीज यहाँ पे ये भी है कि करीब 50 MOUs यहाँ पे अनाउंसमेंट्स और MOUs होने की यहाँ पे आशंका है। लेकिन सबसे अहम बात जो है, प्रधानमंत्री इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, जो कपड़ा देख रहे हैं, जो एग्जीबिशन में यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल को देख रहे हैं, वो एक तरह से प्रधानमंत्री का इससे पहले 5F उन्होंने एक दिया था, एक तरह से वो 5F के ऊपर ये पूरा का पूरा जो भारत टेक्स्ट है उसको शुरू किया गया है। इसमें जो पहला था फार्म था, फिर उसके साथ साथ जो जिस तरीके से फार्म के साथ साथ जो फाइबर है, फिर फैशन है, फिर उसके साथ साथ इसको फॉरेन में कैसे लेके जाया जाएगा, ये सब चीजें जो थी, ये सब चीजों को एक साथ पिरो के ये भारत टेक्स को शुरू किया गया है। भारत टेक्स का ये एग्जीबिशन सेंटर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री, वो कितना प्रधानमंत्री का जो एक नारा था मिशन लाइफ, उस पे कितना काम कर रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो एग्रीटेक पे कितना ज्यादा काम किया गया है। साथ ही तापस हम देखें तो ब्रांड इंडिया को भी विस्तार मिलेगा और बिल्कुल। भारत की प्रतिबद्धता यही कहती है कि साल 2030 तक भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $100 अरब और इसमें अपैरल एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी जो होगी वो $40 अरब तक जाने की दिशा में। अगर इस आयोजन की बात की जाए, इस कार्यक्रम की बात की जाए, तो कितना अहम है ये कार्यक्रम? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत को एक मजबूत शक्ति बनना है ये टेक्सटाइल के सेक्टर में, खासतौर से अगर आप देखिए आपके आसपास जितने भी एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर बांग्लादेश की बात करें या साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक और चीज है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी को लेके भी आया जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल जो इनोवेशन और कोलैबोरेशन और उसके साथ साथ जो नई तकनीक उसको दिखाया गया है, वो लेके जाएगा भारत को आगे। आपने कहा कि अगर भारत को इसमें एक बड़ी ताकत बन के उभरना है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत खास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्ले करेगी। मैं अभी दिखा रहा था, आपने देखा जो अभी शॉल दिया गया था, वो जिस तकनीक से तैयार किया है, वो एक मशीन है। वो इससे पहले जो स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीनें होती थी, वो करीब बहुत ज्यादा प्रदूषण करती थी, बहुत जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन ये जो मशीनें तैयार की गई है, ये इस तरीके की मशीनें हैं जो करीब 70% तक जो पोल्यूशन होता था, उसको जो वेस्टेज होता था उसको कम करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो इसी वजह से इसका ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो शॉल आपने देखा, उससे पहले अभी जो यहाँ पे बात कर रहे थे, एक जो टेक्सटाइल पे यहाँ पे काम किया, एक उनको एक जैकेट प्रदान किया गया। वो जो जैकेट प्रदान किया है वो ऐसा जैकेट है जो 60% जो रिसाइकल मटेरियल से बनाया और 40% जो पेट बॉटल, जो हम लोग, याद है आपको, पेट बॉटल हम लोग फेंक देते हैं, तो वो पेट बॉटल को श्रेड करके उसको रिसाइकल करके, यानी 60 और 40 यानी 100% पूरा का पूरा रिसाइकल मटेरियल से ये तैयार किया गया। तो ये जो इस तरीके की जो चीजें तैयार होती है, इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, नई तकनीक लेके आ रहे हैं, इससे दो चीजें होती है। पहला कि हम लोग जो
जो प्रदूषण हो रहा है या फिर एनवायरनमेंट के प्रति जो सजग है, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि मिशन लाइफ सस्टेनेबल लिविंग, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, हम तकनीक ऐसी तैयार कर रहे हैं जिससे कि पूरे विश्व को हम बता सके कि ये है हमारे पास तकनीक, आधुनिक तकनीक, और इसको आप तैयार कीजिए। कपड़े वैसे ही लगेंगे, सुंदर होते हैं, देखने में फैशनेबल होते हैं, लेकिन उसको बनाने में जो तकनीक हो रही है, अब वो तकनीक जो है वो बहुत अलग है। अब जैसे आपके सामने ये जो जैकेट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को, जैसे मैं बता रहा था, ये जो जैकेट दिया जा रहा है, ये अपने आप में ये तैयार किया गया है 100% रिसाइकल मटेरियल से। अब ये 100% रिसाइकल मटेरियल, आप सोचिए अगर कहीं और तैयार किया जाता अगर, तो उसमें जो पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की उम्मीदें होती है। जैसे कि उसमें पानी की बहुत खपत होती है, उसमें डाई की यूज होती है, डाई जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। तो ये जो पूरा तकनीक तैयार किया जा रहा है वो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। जी तापस, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि भारत दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर भारत को टेक्सटाइल के क्षेत्र में विस्तार करना है तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें अनेक सत्र आयोजित किए जाएंगे, उसमें विदेश से ज्यादा निवेश आए, इस पर किस तरीके से जोर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका, क्योंकि जब हम बात करें इसमें 5 एफ है, उसमें से एक एफ है कि फॉरेन, यानी कि आप किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए, एक्सपोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आपके पास फार्म है, आपके पास एक फैशन है, टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप फाइबर लेके आ रहे हैं, आप ऐसे फाइबर तैयार कर रहे हैं जो इससे पहले लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे कुछ औरतें आई है तमिलनाडु से जो फाइबर बना रही है केले के छिलकों से। आप समझ सकते हैं इस तरीके का जो फाइबर तैयार किया जाता है, ये जो नई तकनीक है, ये इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक तरह से काया पलट कर सकता है। लेकिन अंत में क्या है, अंत में आपको इसको बेचना है, और बेचेंगे कैसे? फॉरेन में, क्योंकि इसकी जो इसको एक्सपोर्ट जब किया जाता है तो आपको जो फॉरेन कंट्री से जो पैसा मिलता है वो एक तरह से आपका एफडीआई समझिए, या उसको देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका ये निभाता है। तो आप सोचिए आज की इस वक्त एक विदेशों से ग्लोबल सीईओज आए हैं, 3,500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पे आए हैं, 100 से ज्यादा देशों से लोग यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रहा है विकसित भारत 2047 तक, और विकसित भारत बनने में बहुत बड़ी भूमिका टेक्सटाइल इंडस्ट्री की होने वाली है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो जिस तरीके से उनका एक मापदंड है, जिस तरीके से उन्होंने एक विजन तैयार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर उस तरीके से ये लेके चले प्रधानमंत्री का विजन, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत अगले कुछ सालों में न सिर्फ पूरे एशिया की बल्कि पूरे विश्व की एक तरह से अग्रणी भूमिका निभाएगा पूरे विश्व में इस पूरे सेक्टर में। साथ ही तापस में यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है कोई नया नहीं है, ये करीब 5,000 पुराना है, और गांव से शुरू हुआ हथकरघा उद्योग आज के अगर विकास की बात की जाए तो कई आधुनिक माध्यमों से गुजरा है। तो विकास जो है कपड़ा उद्योग का, वो एक बड़ी यात्रा तय करके आया है भारत का। तो इस कार्यक्रम के जरिए क्या वो विरासत, वो संस्कृति, कपड़े की संस्कृति जो हमारे साथ जुड़ी है, उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी? या उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जिस तरीके से अभी जब सबसे पहले आपने एक विजुअल देखा होगा, प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ पे एक आदमी ने उनको दिखाया था, एक बुनकर ने उनको दिखाया था कि एक तरीके का कपड़ा दिखाया था जो ट्रेडिशनली जो वीविंग होती है उससे तैयार किया था। वो गुजरात का एक ऐसा एक तरीके का एक आर्ट है जो उसको अभी भी हम लोग जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, उससे नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बुनकर का अपना काम है, वो जो हमारा जो ट्रेडिशन चल रहा है, जो इतने सालों से जो ट्रेडिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसको लेके चलना है, क्योंकि वो हमारी विरासत है और वो विरासत हमें खोनी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें नई टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी विरासत को पीछे छोड़ जाए, हम अपने विरासत को भी आगे लेके जाना पड़ेगा, विरासत का हाथ पकड़ के ही भविष्य में आगे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अहम बात हो जाती है। तो ये जो पूरा भारत टेक्स है, ये जो पूरा एग्जीबिशन है, यहाँ पे शुरुआत इसी वजह से यहाँ के जो यहाँ पे बुनकर है, जो ट्रेडिशनली काम करते हैं फार्म में और अलग तरीके से फाइबर बनाते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया वो इस तरीके से कैसे वो काम किया जाता है।
700 साल पुरानी वो टेक्नोलॉजी है, वो दिखा रहे थे कि ये इस तरीके से काम होता है। और उसके बाद किस तरीके से एग्रीटेक या फिर एग्रोटेक, आप टेक्नोलॉजी एग्रो के यूज करके आप ऐसे आप रोड्स बना रहे हैं, आप जो ये जो टेक्सटाइल जो का यूज करके आप रोड ऐसे बना रहे हैं जिसको आप तो रोड्स ब्रिजेस, इनमें आपको ये टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कि इसको ताकत मिलती है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली अच्छा होता है, सस्टेनेबल होता है। तो ये बहुत, इसीलिए बहुत ही अहम ये जो पूरा एग्जीबिशन है वो इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे एक दिखाया गया था, एक ब्रिज के ऊपर पूरा का पूरा वो टेक्सटाइल के जो मटेरियल से पूरा एक तैयार किया गया था खांचा, जिसको इस तरीके से तैयार किया था जिससे कि लोग उसको स्टेबिलिटी भी मिलती है और उसको एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरीके से वो रहता है। तो अगर हम पहले देखते थे स्टील या नट और बोल्ट उस तरीके से यूज किया जाता था, अब धीरे धीरे करके शुरुआत हो गई है जहाँ पे रोड्स बनाने में भी ये टेक्सटाइल का या एग्रोटेक का यूज किया जा रहा है। जी, यहाँ हम ये भी देखें तापस, तो अगर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भारत का टेक्सटाइल मार्केट करीब 150 अरब डॉलर का है और एक्सपोर्ट मार्केट लगभग 40 अरब डॉलर की है। और बांग्लादेश और वियतनाम ऐसे कुछ देश हैं जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं अभी। अगर भारत को शीर्ष स्थान पर आना है तो ये कार्यक्रम किस तरीके से मददगार साबित होगा? जी, मैंने अभी आपको यही समझा रहा था कि ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया और बाकी जो कंट्रीज है साउथ एशिया से, वो इसमें बहुत, हम बाहर जब विदेश में जाते हैं तो हम ज्यादातर देखते हैं कि मेड इन बांग्लादेश या मेड इन किसी और कंट्री का, अब धीरे धीरे करके मेड इन इंडिया भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से आगे बढ़ा है, जिस तरीके से एक तरह से बहुत बड़ी काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये जो 5F, मैं बार बार इसलिए 5F का जिक्र कर रहा हूँ कि 5F जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस पूरे चीज को समझाने में। क्योंकि जैसे हमने कहा, रीएनफोर्स्ड ये जो पैनल बनाए गए थे, जो रास्ते बनाए गए थे, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि जो फार्म कहिए, फाइबर कहिए, इसके साथ साथ फैक्ट्री कहिए, फिर फॉरेन कहिए, फैशन कहिए, ये जो 5 है, ये 5 बहुत अहम एक रोल अदा करते हैं हमारे देश को आगे लेके जाने में। क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है, हमारे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहा बुनकर हमारे बहुत सालों से कर रहे हैं। अब उसको आगे लेके आना है, बल्क में प्रोडक्शन करना है। बल्क में कैसे प्रोडक्शन होता है कि मशीन को लेके आए, मशीन को लेके आना, मॉडर्न मशीनरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न मशीनरी को आगे लेके आना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ जैसे ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये नई एक एज जिसे कहा जा रहा है, भारत एक नए एज में जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, और वहां पे आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का यही लेके आना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट है, जो आपका पर्यावरण है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसी वजह से इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ली जा रही है, जैसे वाटरलेस डाइंग की बात करिए या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज करने की बात की जा रही है। तो ये जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की जो बातें हैं, जो भी हम जो विदेशों में अभी बात शुरू हुई है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिशन लाइफ के चलते ये ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। इस पे ऑलरेडी बहुत काम चल रहा है और ये जो इंडस्ट्री है वो मूव इसीलिए कर रही है। आपने बहुत सही कहा कि अगर हमें अपने जो कंपटीटर से लड़ना है तो लड़ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें अपना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्या हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को जब ये प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो पीछे एक प्रदर्शनी में एक शब्द लिखा हुआ है, वस्त्र कथा, विश्वास, विकास। और ये जो गाथा है ये यही कहती है वस्त्र उद्योग के हमारे, तो विकास भी हुआ है और विश्वास भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी को हमेशा प्रमोट करते हुए आए हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आत्मनिर्भर भारत होगा तभी आगे जाएगा भारत। और सबसे बड़ी बात है, अगर भारत को नेतृत्व कर रहा है इस सेंचुरी में विश्व का, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये जो दो तीन चीजें हम बार बार कह रहे हैं, हम अपने जो पुराने जो चीजें हैं उसको भूलना नहीं है, हमें अपनी ट्रेडिशन को भी जिंदा रखना है, हमें ट्रेडिशन को भी याद रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है। जैसे कि इस वक्त एक जो मशीन देख रहे थे प्रधानमंत्री, वो एक ऐसी मशीन है जो एक तरह से
बहुत जल्दी, बहुत मतलब सबसे ज्यादा एक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकती है। प्रोडक्शन बढ़ना मतलब आप और ज्यादा कपड़े बना सकते हैं, और प्रोडक्शन के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो एनवायरनमेंट को दूषित करता है, वो पर्यावरण को भी ध्यान में रखता है। उसके करीब जो हमने बात की, तो 70% जो डाई है, उस जो प्रॉब्लम आती है, जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण को नुकसान जी, पहुंचता है, सही वो बात। जो चीज है उसको भी वो रोकता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अहम हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ना सिर्फ अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरी और अहम चीज है कि सस्टेनेबल भी रखना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्शन का कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो एक जो बल्क में प्रोडक्शन है, ये सब चीजें हम लेके आएंगे। और ये सब चीजें इस वक्त भारत टेक्स 2024 पे भारत मंडपम जो है वहां पे हो रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं। आप थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल तापस। साथ अपने ही तापस, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री हमेशा एक नारा देते हुए आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, द जी वर्ल्ड इज वन फैमिली। प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तापस, तो भारत में अलग अलग राज्यों में अगर वस्त्र क्षेत्र की बात करें, पैरल की बात करें, तो आप राज्य बदलेंगे, आपका वस्त्र परिधान बदल जाता है, लोक कला बदल जाती है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको बांधनी मिलेगा, या फिर आप दक्षिण में जाएंगे तो आपका परिधान चेंज हो जाता है। तो इसी विरासत को भी क्या इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू कराया जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्यक्रम में ये भी देखने को मिलेगा अलग अलग जगह से। यहाँ पे हम हैं, इसके ठीक ऊपर एक और प्रदेश एक है, वहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स है वहां से लोग आए हैं। उन्होंने अपना भी अपना जो प्रोडक्ट है वो लेके आए हैं, क्योंकि हर जगह का अलग मायना है। आपने कहा कि जी। एक आप थोड़े कुछ किलोमीटर आगे चले जाएं, आपको वहाँ की बोली, आपका खाना, वहाँ का पहनना, सब कुछ बदल जाता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन है, अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें, पिछले 3 सालों में करीब करीब आप समझिए डबल से भी ज्यादा ऊपर प्रोडक्शन चला गया। टेक्सटाइल मशीनरी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आप सोचिए, एक जमाना था जब 12,000 के करीब प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, अब वो 20,000 के ऊपर प्रोडक्शन कैपेसिटी चली गई अगले पिछले 2 सालों के अंदर। स्पिनिंग की बात करें, वीविंग की बात करें, सिंथेटिक जो मटेरियल है उसकी बात करें, गारमेंटिंग की बात करें, प्रोडक्शन जो है वो हर एक जो लेवल पे हमने देखा कि वो बड़ा है। और सिर्फ प्रोडक्शन की बढ़ने की बात नहीं है, इसको सस्टेनेबल भी बनाया जा रहा है। वो सस्टेनेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है, साथ ही बायोडिग्रेडेबिलिटी पे तापस, ध्यान यही दिया जा नहीं, रहा है। अगर हथकरघा उद्योग की भी बात करें तो जी पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके की तमाम योजनाएं आई हैं, लोन की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं हथकरघा उद्योग के लोगों को, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हथकरघा उद्योग, कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर इकोनॉमी है, एक तरह से इसको बहुत बड़ा एक पुश मिला है प्रधानमंत्री के जरिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी 2 औरतों से बात की जो एक गांव से आती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शुरुआत की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोगों ने कॉटन उगाया, और सिर्फ उगाया है नहीं, उससे मुझे मेरे घर को खाने पीने का मिला, अवसर मिला। उसके पैसे भी सरकार ने हमें दिए, कि जिस तरीके से आप उस ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए उसके पैसे भी सरकार की तरफ से आए। और दूसरी चीज है कि वो उससे उन्होंने ना सिर्फ अपना घर तैयार किया, बल्कि एक तरह से समाज में भी अपनी एक इज्जत बनाई है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, तमिलनाडु से भी हम लोगों से मिले। वो तमिलनाडु से जो लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग बनाना से जो बनाना जो है केला, यानी केले से जो फाइबर बनाते हैं, वो आजकल बहुत विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जो आप सोचिए, पहले कौन सोचता था, कहते थे केला खाए और छिलका फेंक दीजिए। जी। अब छिलके को फेंकना नहीं है, अब उस छिलके का भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किसी फाइबर बनाया जा रहा है। अब फाइबर भी ऐसा नहीं, ऐसा फाइबर है जो विश्व में उसकी अच्छी खासी उसकी पहचान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है कि फैशन के लिए फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री में ये पूरा का पूरा जो फाइबर आता है वो चेंज होता है। अब फैक्ट्री में भी
आपका बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। सर, मैं शुभ्रा, व्यापार सलाहकार वस्त्र मंत्रालय, हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल सर, राज्य मंत्री दर्शना मैम, सचिव रचना शाह मैम, कंसोर्शियम ईपीसी के कंसोर्शियम के चेयरमैन एंड को चेयरमैन नरेंद्र गोयनका, बद्रेश लोडिया और वस्त्र जगत के से जुड़े हुए हर उपस्थित व्यक्ति की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस भव्य समारोह में सर आपके आने से चार चांद लग गए हैं। बहुत मेहनत की है वस्त्र जगत के लोगों ने सर। इस वस्त्र उद्योग में एक बहुत ही ज़्यादा रोज़गार प्रदान करता है और सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों के लिए यहाँ पे रोज़गार होता है। इनफैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट इम्बैलेंस है, जेंडर एम्प्लॉयमेंट इम्बैलेंस, वो इससे सुधरता है सर। काफ़ी मजबूत है वस्त्र उद्योग हमारा और आज आपकी उपस्थिति से इन लोगों का जो विश्वास है, जो मजबूती है, उसमें और ज़्यादा मजबूती आ गई है। सर, आपकी अनुमति से अब मैं उद्योग के चहेते मंत्री जी पीयूष सर से को आमंत्रित करती हूँ संबोधन के लिए। नमस्ते। भारत के तपस्वी, यशस्वी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 140 करोड़ देशवासियों के सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उद्योग जगत से, वस्त्र क्षेत्र के देश और दुनिया भर से आए महानुभाव, बुनकर, कारीगर, कामगार, स्टूडेंट्स, मीडिया के बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन से फॉरेन, उसको आकार देते हुए पहली बार भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो का आयोजन इतने भव्य स्तर पर हो रहा है। विश्व में भी बड़े फेयर्स होते हैं पर टुकड़ों में बटा रहता है। एक साथ पूरी वैल्यू चेन एक ही मंच पर लाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा और पूरा टेक्सटाइल सेक्टर इस बात के लिए आपका कृतज्ञ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे साथ पूरा टेक्सटाइल्स का इकोसिस्टम, उसमें कॉटन भी है, सिल्क भी है, वुल भी है, जूट भी है, मैनमेड फाइबर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, सब होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच के साथ एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 4 महीने पहले जब सबसे पहले ये कल्पना की गई इस कार्यक्रम की, इस बड़े एग्जीबिशन की, तब मुझे ध्यान है इंडस्ट्री में बड़ी चिंता थी कि इस चीज़ के लिए तो कम से कम 1.5 वर्ष की प्लानिंग लगेगी, लोगों को कैसे लाएंगे, लोग कैसे तैयार होंगे। मुझे बताया गया कि आधे से अधिक टेक्सटाइल के बड़े बड़े उद्योग भी कोई भी भारत में फेयर में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। मैं आभारी हूं हमारी जो मेन टीम है, नरेंद्र गोयनका, भद्रेश दोदिया, राकेश कुमार जैसे मित्रों का, कि उन्होंने ये चुनौती को स्वीकार किया। हमारे सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और टेक्सटाइल से जुड़ी हुई सभी संस्थाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ने मिलकर ये इतने बड़े
स्वरूप में आज भारत टेक्स 2024 को मात्र 4 महीने के कम समय में दोनों भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे विशाल वेन्यूज पर लगभग 20 लाख स्क्वायर फुट एग्जीबिशन के साथ भारत टेक्स को संभव किया। यहां उपस्थित आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तो एक जगह भी छोटी पड़ रही है। मेरे पास रोज कोई ना कोई कहता है कि हमें तो चाहिए था 100 स्क्वायर मीटर, हमें मिल रहा है सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर। फिर जाके कमी होने के कारण कुछ हैंगर्स भी बनाने पड़ गए। मैं समझता हूं आज मात्र 7 महीने हुए हैं जब इस भव्य भारत मंडपम का आपके कर कमलों द्वारा 26 जुलाई 2023 को उद्घाटन हुआ था और मात्र 7 महीने में आपकी प्रेरणा से अब ये जगह भी कम पड़ने लग गई, यशोभूमि भी कम पड़ रही है। अब आपकी अनुमति हो तो दोनों स्थानों पे फेज 2 भी जल्दी से शुरू कर दें, जो आपकी तीसरी टर्म में जिसका उद्घाटन आप जल्द से जल्द कर सके। भारत टेक्स 2024 ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक महासंगम है, जहां हमारी पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन की क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह भारत को एक आकर्षक निवेश और सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करती है। 100 से अधिक देशों से बायर्स भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कश्मीर की पश्मीना शॉल हो या उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी, तमिलनाडु का कांजीवरम हो या असम का गमछा, मैं समझता हूं आज भारत सिर्फ वोकल फॉर ग्लोबल ही नहीं बल्कि लोकल को ग्लोबल बनाने में आपके मार्गदर्शन में एक वैश्विक मंच पर आया है। आपके नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास कर रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, सभी जगह आज कंजम्पशन बढ़ रहा है और पैटर्न भी बदल रहा है। आज लोगों की आमदनी के हिसाब से उनके पास जो खाद्य के ऊपर खर्चा होता था वो लगातार घटते जा रहा है और नई नई चीजें खरीदने के लिए एक युवा देश बड़े एस्पिरेशंस के साथ आकर्षित है। और मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा सीधा लाभ वस्त्र क्षेत्र को मिलता है। साफ नीयत, सही नीति और सुदृढ़ निष्ठा की ही मोदी जी की गारंटी है। आज आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने पीएम मित्र पार्क हो, जो बड़े पैमाने पे उद्योग लगाने के लिए, डिजाइन सेंटर्स लगाने के लिए, कॉमन फैसिलिटीज देने के लिए एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क 7 बन रहे हैं देश में। चाहे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, जिसके माध्यम से टेक्निकल टेक्सटाइल को बहुत बल मिल रहा है। समर्थ के माध्यम से जो लोगों का कौशल विकास हो रहा है, या इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए आपने जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन शुरू की है, इन सब के जरिए वस्त्र क्षेत्र को नए पंख मिल रहे हैं। कॉटन हो या मैनमेड फाइबर, इन दोनों के लिए एक नए टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप के माध्यम से हमने एंड टू एंड कनेक्टिविटी का प्रयास किया, जिससे पूरे क्षेत्र में संतुलन भी बना रहे और एक स्वर में क्षेत्र काम करे, एक दूसरे को मदद करे
और एक स्पिरिट आए पूरे क्षेत्र में कि हमें देश के लिए कुछ करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराना है। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे बुनकरों और कारीगरों के लिए सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। आपने जो भारत के प्रोडक्ट्स को विभिन्न देशों के हेड्स ऑफ स्टेट को उपहार देकर उनकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जैसा आपने कहा है, अब देश के सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल जगत के साथियों से मेरा आग्रह है कि लोकल सप्लाई चेन्स को और मजबूत करें और स्किल, स्पीड और स्केल पर बल दें, जिससे हम 2030 तक $250 बिलियन के प्रोडक्शन टारगेट और $100 बिलियन के निर्यात के टारगेट को हासिल कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं फिर एक बार आपका तहे दिल से साधुवाद करता हूं। आपके मार्गदर्शन में हो रहे इस आयोजन से मेड इन इंडिया ब्रांड सिर्फ गुणवत्ता का ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर गौरव और एक्सेलेंस का भी प्रतीक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन करें। India's textile story is a tapestry of 5,000 years of tradition and technology, a world heritage that has stood the test of time. The country's textile sector aims to cross the $1 trillion mark during the Amrit Kaal. Under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा। Following the Honorable Prime Minister's mantra for development, 11 textile exports promotion councils and partners supported by the Ministry of Textiles have initiated a first of its kind global mega event, Bharat Tex 2024. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision. 5F क्या है? उसका मतलब था फार्म, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन. Bharat Tex 2024 is the largest ever textile show in India. Adopting a futuristic approach for the textile sector, never before has a mega event brought the entire value chain under one roof. Showcasing a world-class textile ecosystem themed on building sustainable and resilient supply chains. With over 3,500 plus exhibitors and 40,000 plus trade visitors, more than 3,000 plus buyers from 100 plus countries, making it a truly global event, attracting policymakers and global CEOs. Fostering business networking and trade tie-ups, disseminating knowledge via thematic discussions, masterclasses and expert interactions. With dedicated pavilions on innovation, sustainability and recycling, and featuring innovative product demos and fabric testing zones. Bharat Tex 2024 promises a unique, exciting and enlightening experience for all. Curated for entire value chain of textiles and apparel industry.
moving India closer towards Atmanirbhar Bharat. Bharat Tex 2024 will reinforce India's position as a global supplier of quality textiles and apparels, founded on the pillars of sustainability, innovation and inclusive development. धन्यवाद सर। इतनी भव्य सोच के लिए हमें आपके शब्दों ने ही प्रेरित किया। इसी 26 जुलाई को इसी स्थान पर, इसी मंच पे, जब आपने हमें लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट होने का गर्व हमारे अंदर जगाया था, उसके बाद से सारा वस्त्र जगत हम लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम का क्रिएशन किया सर। और अब सर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब जिस मोमेंट का हम सबको इंतज़ार है, जिस पल का हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इट्स माई प्रिविलेज टू इन्वाइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर to address us, sir. कैबिनेट में मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जी, दर्शना त्रिदोष जी, विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स, सीनियर डिप्लोमेट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स, फैशन और टेक्सटाइल वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, युवा एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, हमारे बुनकर और हमारे कारीगर साथी, देवी और सज्जनों, आप सभी का भारत मंडपम में हो रहे भारत टैक्स में अभिनंदन। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का यह आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल एक्सपो भर नहीं है। इस आयोजन के एक सूत्र से कई चीजें जुड़ी हुई है। भारत टैक्स का ये सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह
एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं, ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है। मैंने भी भारत की पूरी वस्त्र यात्रा को दर्शाती एग्जीबिशन को देखा है। ये एग्जीबिशन दिखाती है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उसका सामर्थ्य कितना ज्यादा रहा है। साथियों, आज यहां टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आप भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी समझते हैं, हमारी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस से भी परिचित है। यहां बड़ी संख्या में हमारे बुनकर साथी हैं, कारीगर साथी हैं, जो जमीनी स्तर पर इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं। कई साथियों का तो इसमें अनेक पीढ़ियों का अनुभव है। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, इनको आज के फैशन की डिमांड के हिसाब से कैसे अपडेट किया जाए, डिजाइन को कैसे नयापन दिया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। इससे ना सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे, बल्कि लॉजिस्टिक उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर देश में बड़ी संख्या में रोजगार देता है। इसमें फार्म से लेकर एमएसएमई और एक्सपोर्ट तक अनेक रोजगार बनते हैं। इस पूरे सेक्टर में रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है। परिधान बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं हैं और हैंडलूम में तो इससे भी ज्यादा है। टेक्सटाइल के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ति दी है। मैं ये कह सकता हूं कि बीते 10 वर्षों में हमने जो भी प्रयास किए, उसने खादी को विकास और रोजगार दोनों का साधन बनाया है। यानी खादी गांवों में लाखों रोजगार बना रही है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई है, बीते 10 वर्षों में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, इससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को काफी लाभ मिला है। साथियों, आज भारत दुनिया में कॉटन, जूट और सिल्क के बड़े उत्पादों में से एक बना है। लाखों किसान इस काम में जुटे हैं। सरकार आज लाखों कॉटन किसानों को सपोर्ट कर रही है। उनसे लाखों क्विंटल कॉटन खरीद रही है। सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, वो भारत की अपनी पहचान बनाने की ओर एक बड़ा कदम होने वाला है। हम आज जूट किसानों और जूट श्रमिकों के लिए भी काम कर रहे हैं। हम सिल्क सेक्टर के लिए भी लगातार नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। 4A ग्रेड सिल्क के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर कैसे हो, इसके लिए प्रयास चल रहा है। परंपरा के साथ साथ हम ऐसे सेक्टर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं जिसमें भारत को अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट का पोटेंशियल कितना अधिक है। इसलिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने
नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लॉन्च किया है। हम चाहते हैं कि इसके लिए मशीनरी और उपकरण का विकास भी भारत में हो। इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। टेक्निकल टेक्सटाइल में स्टार्टअप्स के लिए बहुत स्कोप है। इसके लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है। साथियों, आज की दुनिया में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन है, तो दूसरी तरफ यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी की डिमांड भी है। और दोनों के साथ रहने के लिए पर्याप्त जगह भी है। जब भी हैंडमेड डिजाइन या टेक्सटाइल की बात आती है, अनेकों बार हमारे कलाकारों का बनाया कुछ ना कुछ दूसरों से कुछ अलग दिखता है। आज जब सारी दुनिया में लोग एक दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं, तो ऐसी कला की डिमांड भी और बढ़ जाती है। इसलिए आज भारत में हम स्केल के साथ ही इस सेक्टर में स्किल पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए समय समय पर विशेष प्रोग्राम रखे जा रहे हैं ताकि उन्हें नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम समर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं और इनमें से 2.25 लाख से ज्यादा साथी इंडस्ट्री में प्लेस भी हो चुके हैं। साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बुनकरों, छोटे छोटे कारीगरों, लघु और कुटीर उद्योगों के पास राष्ट्रीय स्तर पर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। इसलिए इनका प्रचारक आप करें या न करें, मोदी कर रहा है। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है। हमारे इन साथियों के लिए भी सरकार देश भर में एग्जीबिशन से जुड़ी व्यवस्थाएं बना रही है। साथियों, एक स्थिर और दूरगामी नीतियां बनाने वाली सरकार का सकारात्मक प्रभाव इस सेक्टर की ग्रोथ पर साफ देखा जा सकता है। 2014 में भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। आज ये 12 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। पिछले 10 साल में भारत यार्न प्रोडक्शन, फैब्रिक प्रोडक्शन और एपरल प्रोडक्शन तीनों में ही 25% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का जोर इस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल पर भी है। 2014 के बाद से ऐसो 380 के करीब
BIS स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर रहे हैं। सरकार के ऐसे प्रयासों की वजह से ही इस सेक्टर में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। 2014 के पहले के 10 वर्ष में जितना FDI आया था उससे लगभग 2 गुना FDI इस सेक्टर में हमारी सरकार के 10 साल में आया है। साथियों, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को हमने देखा है और इससे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप सभी क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने कोविड के दौरान अनुभव किया है। जब देश और दुनिया PPE किट्स और मास्क की भारी कमी से जूझ रही थी, तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आगे आया। सरकार और टेक्सटाइल सेक्टर ने मिलकर पूरी सप्लाई चेन को एकजुट कर दिया। रिकॉर्ड समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक पर्याप्त मास्क और किट पहुंचाए। मुझे विश्वास है कि हम भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने के अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। आपको जो भी सहयोग चाहिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इसमें तो ताली बजनी चाहिए ना भाई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जी, आपके जो भी एसोसिएशन हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उनको भी एक पूरी तरह एक जोड़ करके कैसे बनाया जा सके। वरना क्या होता है, एक सेक्टर का लोग आता है, वो अपनी मुसीबत बता करके रोना रो करके सरकार के गुण लेके भाग जाता है। फिर दूसरा आता है, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो कहता है ये चाहिए। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें आप लोगों की तरफ से आती है, तो एक को मदद करती है तो दूसरे को घाटे में डाल देती है। अगर आप सब मिलकर के कुछ चीजें लेकर के आते हैं तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि आपने इस पर सोचना चाहिए। दूसरा, दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, हम उन बदलावों में सदियों से आगे हैं। जैसे पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो खाने में भी बैक टू बेसिक पर जा रहा है, वो रहन सहन में बैक टू बेसिक पर जा रहा है, और इसलिए वो कपड़ों में भी बैक टू बेसिक की तरफ जा रहा है। वो 50 बार सोचता है कि मैं जो कपड़े पहनूंगा उस पर किस केमिकल वाला कलर है, उसको टेंशन दे देता है। वो चाहता है क्या नेचुरल कलर का बना हुआ कपड़ा मिल सकता है क्या। उसको लगता है नेचुरल कलर में बनाया गया कपास और उसमें से बना हुआ धागा, कोई भी प्रकार का कलर न लगाए हुए मुझे मिल सकता है क्या। यानी दुनिया बहुत अलग मार्केट है, अलग मांग है। हम क्या करते हैं कि भारत स्वयं में इतना बड़ा मार्केट है, भले ही लोग कपड़ों की साइज छोटी मोटी करते रहते हो, लेकिन फिर भी मार्केट तो बड़ा है ही है। 2-3 इंच कम हो जाएगा। और इसलिए बाहर देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये साइकी जो है ना, भारत में इतना बड़ा मार्केट है, मुझे क्या जरूरत है, मेहरबानी करके आज के इस एग्जीबिशन के बाद उससे बाहर निकलिए। क्या आप में से किसी ने स्टडी किया है अफ्रीकन मार्केट में किस प्रकार का कपड़ा चाहिए, किस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, किस प्रकार का साइज चाहिए? हम नहीं करते। वहां से किसी ने मंगवाया, ऑर्डर दे दिया, कर दिया, अलग बात है। मुझे याद है
अफ्रीका के लोगों को जो कपड़े पहनते हैं तो थोड़ी चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा चाहिए। हमारे यहाँ जो चौड़ाई होती है वो हमारे लोगों के साइज पे होती है, तो हमारा तो कुर्ता बन जाएगा लेकिन उनका नहीं बनता है। तो हमारे सुरेंद्रनगर के एक व्यक्ति ने उस पर कोशिश की और उसने, वो हाथ से बनाता था, कपड़ा बुनकर था, उसने अपना साइज बड़ा किया और बड़ी बीथ वाली उसने कपड़ा बनाना शुरू किया और उस पर पेंटिंग भी उन लोगों को जैसे रंग भांति भांति के कलर चाहिए थे उसने किया। आपको हैरान होगा, अफ्रीका के मार्केट में उसका कपड़ा बहुत पसंद, क्योंकि बीच में सिलाई की जरूरत नहीं थी, एक जगह पर सिर्फ सिलाई कर दी, उसके कपड़े बन जाते थे। अब ये थोड़ी रिसर्च करें। मैं अभी एक एग्जीबिशन देख रहा था, मैंने कहा दुनिया में, पूरे यूरोप में जिप्सी समाज बिखरा हुआ है। आप अगर जिप्सी के लोग जो कपड़े पहनते हैं उसको बारीकी से देखेंगे तो हमारे यहाँ नेचुरल कोर्स में जो पहाड़ों में पहने जाने वाले कपड़े हैं या हमारे यहाँ राजस्थान के, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में करीब करीब उससे मिलते जुलते हैं। उनकी कलर की चॉइस भी वैसे ही है। क्या कभी किसी ने कोशिश करके जिप्सी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार कपड़े बना करके बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए सोचा है क्या? ये मैं बिना रॉयल्टी एडवाइस दे रहा हूं। हमने सोचना चाहिए जी, दुनिया को इन चीजों की जरूरत है। क्या हमारे यहाँ, अब मैंने देखा कि इसमें केमिकल वाले नहीं है इस पूरे एग्जीबिशन में। मुझे बताइए, कोई भी कपड़ा केमिकल वालों की मदद के बिना बाजार में काम आएगा क्या? लेकिन आपकी सप्लाई चेन में केमिकल वाला नहीं है। अच्छा होता वो भी होता, और कंपटीशन हो कि नेचुरल कलर कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल से बने हुए कलर कौन प्रोवाइड करता है, और हम दुनिया को उसका मार्केट कर। हमारी खादी में दुनिया में जाने की ताकत पड़ी है जी। लेकिन हम आजादी के आंदोलन या नेताजी लोगों के चुनाव का ड्रेस कोड वहीं तक सीमित कर दिया खादी को। मुझे याद है 2003 में मैंने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया था। पराक्रम में कह रहा हूं कि मैं जिस लोगों के बीच में रहा हूं और जिस बैकग्राउंड में जिया हूं तो इसको पराक्रम ही कहा जाए। 2003 में पोरबंदर में 2 अक्टूबर को मैंने फैशन शो किया। अब हमारे देश में आज भी कहीं फैशन शो करो तो 4-6 लोग तो झंडा लेकर के विरोध करने के लिए आ जाते हैं। 2003 में क्या हाल हो गया आप कल्पना कर सकते हैं। और मैंने गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ NID के जो लड़के थे उनको थोड़ा समझाया। मैंने कहा मुझे 2 अक्टूबर को ये खादी जो नेताओं का कपड़े है ना उसमें से बाहर निकालना है। ये सामान्य जनता के कपड़ों में मुझे बदलाव लाना है। थोड़ी मेहनत की और मैंने गांधीयन, विनोबा जी के साथ काम करने वाले सारे गांधीयन लोगों को बुलाया। मैंने कहा बैठो यहाँ देखो। और वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए वो गीत चलता था, वो पर फैशन शो चलता था और सारे यंग बच्चे आधुनिक खादी के वस्त्र पहन करके आए। तो मुझे बालजी, विनोबा जी के एक साथी थे बालजी, वो अब तो रहे नहीं रहे, वो मेरे साथ बैठे, बोले हमने तो कभी खादी का ये सोचा ही नहीं पहलू, यही सच्चा रास्ता है बोले। और आप देखिए नए नए प्रयोगों का परिणाम क्या है कि खादी आज कहां पहुंच गया है। ये अभी तक ग्लोबल तो बना नहीं है, अभी तो हमारे देश में गाड़ी चल रही है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं साथियों जिस पर हमने सोचना चाहिए। दूसरा, क्या भारत जैसे देश में जो टेक्सटाइल के इतिहास में दुनिया में उसके फुटप्रिंट बहुत ताकतवर है। ढाका की मलमल की हम चर्चा करते थे जी, अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था, ऐसा समझाते थे। अब क्या कथाई सुनाते रहेंगे क्या?
क्या हम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मशीन मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए रिसर्च, हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इवन कभी अनुभवी लोग बहुत सी चीजें करते हैं। आपके सामने डायमंड इंडस्ट्री का उदाहरण है। डायमंड क्षेत्र के लोगों ने जो जो मशीन रिक्वायरमेंट थी उसकी सारी चीजें यहां डेवलप की है। और डायमंड इंडस्ट्री का काम, कटिंग एंड पॉलिशिंग के काम में भारत में बनी हुई मशीन काम में आने लगी है। क्या टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम उस प्रकार से मिशन मोड में, और एक आपका एसोसिएशन बड़ी कंपटीशन करे कि जो नया मशीन, सरल मशीन, कम बिजली उपयोग करने वाला, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, वैरायटी ऑफ चीजें बनाने वाला मशीन लेके आएगा, उसको इतना बड़ा इनाम देंगे। क्या नहीं कर सकते क्या आप लोग? पूरी तरह नए सिरे से सोचो दोस्तों। आज हम सोचे कि दुनिया में हमारे मार्केट के लिए उनके चॉइस का हम पूरा सर्वे करें, स्टडी करें, रिपोर्ट जारी करें। भाई अफ्रीकन देशों में इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, यूरोपियन कंट्रीज को इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनको इस प्रकार की जरूरत है। हम क्यों न बनाए? क्या दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो कपड़े पहनने होते, बहुत बड़ी, यानी एक बार उपयोग करो फेंक देना होता है, यानी उसका मार्केट बहुत बड़ा है। क्या कभी दुनिया को हमने एक ब्रांड बनाई कि भारत से बनी हुई ये चीज एश्योर्ड है कि आप हॉस्पिटल में कितना ही बड़ा ऑपरेशन करना है, ये पहन के जाइए, पेशेंट को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी? क्या हम इतना ब्रांड बना सकते हैं? यानी ग्लोबली सोचिए साथियों, भारत का ये इतना बड़ा क्षेत्र है और भारत के करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम कृपा करके दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें। और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं हैं जी। आप कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर जाएंगे, सैकड़ों साल पहले उस कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने जो कपड़े पहने हैं, आज के मॉडर्न युग में भी जो बहुत मॉडर्न कपड़े लगते हैं, वो सैकड़ों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए हैं। आप जो हमारी बहनें पर्स लेकर के घूमती है ना, लगता है बहुत बड़ी फैशनेबल है। सैकड़ों साल पहले कोणार्क के पत्थरों की मूर्तियों में वो आपको दिखाई देगा। हमारे यहां अलग अलग इलाके की पगड़ी क्यों आई होगी भाई? हमारे यहां कभी कोई महिला वस्त्र पहनते समय अपने पैर का 1 सेंटीमीटर भी हिस्सा कोई देख ले पसंद नहीं करती थी। उसी देश में कुछ लोगों का कारोबार ऐसा होता था कि उनको जमीन से 6-8 इंच नीचे कपड़े पहनना जरूरी था, तो उनके लिए वो फैशन चलती थी हमारे देश में। जो पशुपालन का काम करता था, उनके कपड़े देख लीजिए। मतलब भारत में प्रोफेशन के अनुकूल कपड़े, उस पर सैकड़ों सालों से काम हुआ है। अगर रेगिस्तान में है तो उसके जूते कैसे होंगे? शहरी जीवन है तो जूते कैसे होंगे? खेत में काम करने वाला है तो जूते कैसे होंगे? पहाड़ में काम करने वाला होगा तो जूते कैसे होंगे? आपको सैकड़ों साल पुरानी डिजाइन आज भी इस देश में उपलब्ध है। लेकिन हम हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे हैं। और साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। आ रहे दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है
हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हाँ, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है, देना चाहिए। बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं भाई। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग, हाँ, सरकार एक कैटलिक एजेंट के रूप में आपके जिन सपने हैं उसको पूरा करने में जो जो रुकावटें हैं दूर करने का काम करें। उसके लिए हम बैठे हैं, हम करेंगे। लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं जी, बहुत हिम्मत के साथ आइए, नए विजन के साथ आइए, पूरी दुनिया को ध्यान में रख करके आइए। हिंदुस्तान में माल बिक रहा है, पहले 100 करोड़ का बेचा, इस बार 200 करोड़ का बेचा। ये इस चक्कर में मत पड़िए जी। पहले एक्सपोर्ट कितना होता था, अब एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। पहले 100 देश में जाता था, अब 150 देश में कैसे जा रहा है। पहले दुनिया के 200 शहर में जाता था, अब दुनिया के 500 शहर में कैसे जा रहा है। पहले दुनिया के इस प्रकार का मार्केट में जाते हैं, अब दुनिया के 6 नए मार्केट को हमने कैसे कैप्चर किया, इस पर सोचिए। और आप एक्सपोर्ट करोगे तो हिंदुस्तान के लोगों के कपड़े भी ना रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। यहां के लोगों को जो चाहिए वो कपड़े मिल ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।